एवरीवन, आज अब हम करेंगे हमारा जो यूनिट 4 था, ब्लॉक 4 का, जो कि लास्ट यूनिट है हमारे BEG 1135 का। तो जो उसकी सेकंड उसका ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो उसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी करा दिया है आपको, तो अब सेकंड पार्ट करेंगे। तो इसमें हम जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने लिसनिंग तक किया था, तो हमें लिसनिंग से आगे स्टार्ट करना था। तो लिसनिंग में आपको सबसे पहले क्या बोलता है कि लिसन टू द रिकॉर्डिंग ऑन टिप्स गिवन टू कम्बैट एग्जामिनेशन स्ट्रेस। तो यहाँ पे आपको, आप देखो यहाँ पे आप हैं एक दी गई है ये, वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड, आपको यहाँ पे दिया गया है ये ऑडियो टेक्स्ट। यहाँ पे आपको बताया है कि आप कैसे, जब एग्ज़ाम्स आएंगे उस टाइम पे जो आपको स्ट्रेस होता है उससे आप कैसे दूर रह सकते हो, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ऑडियो टेक्स्ट है ना, ये दिया गया है, ये आपको पढ़ना है। तो फिर आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, कौन सा यहाँ पे इन्होंने हम सबसे पहले पूछा है वो ये है कि यू शुड ऑलवेज एम फॉर एन A+ इन एग्ज़ाम। तो सबसे पहले आपको इन्होंने सवाल पूछा है कि यू शुड ऑलवेज एम फॉर एन A+ इन एग्ज़ाम्स, यानी जो जब हम ये पढ़ते हैं आपका जो ऑडियो इन्होंने आपको दिया है साथ में बुक्स के, अगर दिया होगा, अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है तो, वरना आपको आंसर सेक्शन में मैंने आपको दिखाया था। तो क्या जब हमने वो पढ़ा उसमें ये बोला था कि आपको जब भी एग्ज़ाम देने जाओ हमेशा आपके मन में यही होना चाहिए कि आपको A+ ही लाना है, मतलब उससे कम नहीं लाना है। तो ऐसा नहीं बोला है उसमें उसमें ये बोला है कि आपको अच्छा करने की कोशिश करनी है। ये नहीं है कि आपको खुद पे स्ट्रेस डालना है, जैसा हो पाएगा वैसे ही, जितना आप पढ़ सकते हो उतना ही पढ़ो, ज़्यादा खुद पे स्ट्रेस नहीं डालना है। तो ये गलत है, ठीक है। स्टडीज़ कैन बी डन एट द लास्ट मिनट सो दैट यू कैन रिमेंबर बेटर। उसके बाद ये बोलते हैं स्टडीज़ जो है वो हम लास्ट मिनट पे भी कर सकते हैं, यानी एग्ज़ाम आने से पहले ही, मतलब जब एग्ज़ाम आने वाले होंगे तब भी हम पूरे साल हम पढ़ाई नहीं करेंगे, बट उन्हीं दिनों हम पढ़ाई करेंगे तो हम उससे भी अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, आपको पूरे साल मेहनत करनी होती है तब भी आपको अच्छा फल मिलता है ना। तो लास्ट टाइम पे आप क्या रट्टा मार सकते हो, वो भी नहीं मारा जाता है, तो ये भी गलत है। ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ कॉफ़ी एंड स्टेइंग अवेक थ्रू आउट द नाइट हेल्प्स यू प्रिपेयर बेटर। तो बोलता है बहुत सारी कॉफ़ी आप रात को पियोगे और पूरी रात जागते रहोगे, तो इससे आप और अच्छा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो ऐसा नहीं होता है, ये भी गलत है। योगा एंड एनी सच रिलैक्सेशन टेक्निक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, यानी योगा या ऐसी कोई भी टेक्निक हम करेंगे, कोई भी एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमें रिलैक्स होगा हमारा माइंड, तो ये सारा वेस्ट ऑफ टाइम है, मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं होता है, योगा वगैरह हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, अगर हम करेंगे तो उससे हमारा स्ट्रेस भी रिलीज़ हो जाता है। डोंट स्टॉप रिवाइजिंग इवन इफ़ यू आर टायर्ड। जब आप बहुत सारा पढ़ते हो उसके बाद जब आप थक जाते हो उसके बाद भी आपको रिवाइज़ करना नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आपके माइंड की भी एक लिमिट होती है, जैसे आपकी बॉडी की लिमिट होती है ना, आप इतना काम करोगे फिर आप और काम नहीं कर पाते हो, या आप बहुत काम करते हो फिर आपको भूख लगती है, फिर आप कुछ भी करो, कोशिश करो, लेकिन आपकी भूख नहीं भागती है जब तक आप कुछ खाओगे नहीं। उसी तरीके से हमारे माइंड को भी आप थोड़े टाइम के लिए थोड़ा फ्री नहीं छोड़ोगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं आएगा। अगर आप बहुत थके हुए हो फिर भी आप पढ़ रहे हो, तो जैसे ही एक बार दिमाग थक जाएगा ना, तो अगर आप कितना भी फिर पढ़ने की कोशिश करो, रिवाइज़ करो, रिवाइज़ नहीं होता है। तो आपको, जैसे अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, फिर 5, 10, 15 मिनट की आप ब्रेक लो, उसके बाद वापस पढ़ो, या आप 25 मिनट पढ़ो फिर 5 मिनट की ब्रेक लो, ऐसे पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये भी गलत है। अ रिलैक्स्ड माइंड एंड बॉडी हेल्प्स यू फोकस बेटर। अगर आपका माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स होंगे तो इससे आप अच्छे से फोकस कर पाओगे पढ़ाई पे, तो बिल्कुल सही है, ट्रू। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ गिविंग योर बेस्ट एंड नॉट द रिजल्ट। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, आप अपने एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दो, जितना आप कर सकते हो उतना दो, और आप मतलब रिज़ल्ट कैसा भी होगा उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फ़र्क पड़ना चाहिए कि आप अपना 100% दो। अगर आपने अपना 100% दिया है तो रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो ऑब्वियसली बात है, कितना भी आप स्ट्रेस लो, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पीकिंग में दिया गया है काउंसलर्स एडवाइस, यानी एक बच्चा जाता है काउंसलर के पास, ठीक है। तो
काउंसलर क्या होता है? काउंसलर कोई भी हो सकता है जो कि आपको किसी चीज़ के लिए एडवाइस दे। आप उसके पास जाओ, चाहे आपकी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप किसी मतलब आपके पास स्ट्रेस, आपको बहुत सारा स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, तो डर लगता है, फिर आप एक साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, वो भी आपका एक किस्म का काउंसलर है। फिर वो आपकी काउंसलिंग करता है, आपसे बात करता है, आपको बोलता है क्या मसला है, क्या है प्रॉब्लम, कैसे आप इससे कोप अप कर सकते हो, वो सारा उसको हम काउंसलर बोलते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव काउंसलर्स हु हेल्प स्टूडेंट्स टू कोप विद देयर फियर्स एंड एंग्जाइटीज़। तो हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें आप देखोगे ज़्यादातर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होंगे, उन सब के पास क्या होता है, अपना एक काउंसलर होता है जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करता है डर और एंग्जाइटी वगैरह जो टेंशन होती है उनको, उससे दूर रहने के लिए। These counselors are generally psychologists or psychiatrists who understand the stress a young mind feels at the prospect of exam. तो जो काउंसलर्स वगैरह होते हैं, या तो ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं या ये साइकेट्रिस्ट होते हैं, ठीक है, जो जिनको पता होता है एक जो बच्चा होता है उसके जब एग्ज़ाम्स आते हैं उस टाइम पे वो कैसा फ़ील करता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, कैसा स्ट्रेस होता है, किस किस्म का स्ट्रेस होता है। तो अब हम देखेंगे इसमें एक कन्वर्सेशन या डायलॉग बोल सकते हो आप, बातचीत डॉक्टर मैथ्यू और राहिल के बीच में। डॉक्टर मैथ्यू एक काउंसलर हैं और जो राहिल है वो एक स्टूडेंट है जो कि उनके पास काउंसलिंग के लिए जाता है। हैव अ सिमिलर कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड टेकिंग टर्न्स टू बी द काउंसलर एंड द स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से आप अपने फ्रेंड के साथ ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। आप राहिल की जगह ले सकते हो अपने फ्रेंड को, डॉक्टर मैथ्यू की जगह दे सकते हो। तो ऐसे आप बातचीत कर सकते हो, इससे आपकी इंग्लिश भी थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी और आपके जो अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो भी इन चीज़ों को सॉल्व करने से, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग की प्रैक्टिस करते हो ना, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ये सच्ची में होता है, ठीक है। उसके बाद है राहिल। राहिल सबसे पहले आता है इनके पास, वो इनको गुड मॉर्निंग करता है और डॉक्टर मैथ्यू है वो इनको बुलाता है और बोलता है कि बैठो और मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। राहिल बोलता है कि सर मेरे अगले महीने से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊँ। जो डॉक्टर मैथ्यू है उसके बाद बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्या तुमने अपना सिलेबस टाइम पे नहीं पूरा किया है या तुमने रिवाइज़ अच्छे से नहीं किया है। राहिल बोलता है हाँ सर, मैंने सब कुछ अच्छे से किया है, मैंने रिवाइज़ भी बहुत अच्छे से किया है, लेकिन फिर भी जो ये एग्ज़ाम में कैसा होगा क्या होगा, मैं शायद भूल ना जाऊँ जो मैंने याद किया एग्ज़ाम के दौरान, इन सब की वजह से मैं रात को सो भी नहीं पाता हूँ आराम से। उसके बाद डॉक्टर मैथ्यू बोलते हैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, तुम रिलैक्स करो, तुम अपना एक जो नॉर्मल रूटीन है वो उस पे स्टिक रहो, मतलब वो बनाओ और उसी पे रहो। ये नहीं है कि कोई नई चीज़ अप्लाई करो, ऐसा टाइम टेबल बना लो कि आप 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, आपको ना खाने की टेंशन है, ना पीने की, ना काम कर रहे हो, ना किसी के साथ मिल रहे हो। ऐसा मत करो, आप अपना नॉर्मल रूटीन जो आपका है उसी पे स्टिक रहो। राहिल बोलता है लेकिन मैं कैसे रिलैक्स करूं, क्योंकि मैं पूरे टाइम मुझे टेंशन ही होता है। डॉक्टर मैथ्यू उसके बाद बोलते हैं तुम योगा या मेडिटेशन करके तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें ये इससे मदद मिलेगी और तुम रिलैक्स कर सकते हो। राहिल उसके बाद बोलता है ठीक है सर, क्योंकि मैं एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहता हूँ और मैं अच्छी पोजीशन भी हासिल करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मुझे ये टेंशन है। डॉक्टर मैथ्यू बोलते हैं वो तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ अपने गोल पे फोकस्ड रहना, अपना तुम्हारा गोल क्या है उसी के लिए काम करना है और तुम्हें रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है। तुम्हें सिर्फ अपना एक गोल बनाना है, उसके लिए कैसे पढ़ोगे वो पढ़ना है और अच्छे से मेहनत करनी है, अपना 100% देना है और बहुत हार्ड वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ो ही नहीं, कुछ भी गोल बना लो फिर छोड़ दो। बस अपना गोल चुनना है, फिर उस गोल का जो रास्ता है, जो मंजिल आपने चुनी है उस पे चलने का जो रास्ता है वो आप अच्छे से चलो, अपने पूरा मतलब हार्ड वर्क अच्छे से करो चलो, और फिर आपको रिज़ल्ट कैसा होगा वो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने मेहनत की है तो आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो ये इसको ये बोलता है, ठीक है, क्योंकि सिंसियरिटी जो है वो हमेशा आपको जो आपने मेहनत की होती है वो आपको वापस वापस उसका जो फल है वो मिल जाता है। ऑल द बेस्ट टू यू। उसके बाद राहिल चले जाते हैं बाहर। तो ये था हमारा डायलॉग। तो अगर आपको एग्ज़ाम में आता है कि काउंसलर, और ये वाला डायलॉग आप बहुत अच्छे से करना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि काउंसलर और एक स्टूडेंट के बीच में आप एक डायलॉग लिखो, ठीक है।
ये आपका आ सकता है क्वेश्चन, ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है कि कोई और आपको क्वेश्चन डाल दे, मतलब डायलॉग ही आएगा बट उसमें कुछ और डाल देंगे, डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में डायलॉग हो रहा है। ये आप गूगल पे जाओ, कुछ डायलॉग्स देख लो जो मेन मेन है ना, मदर और डॉटर के बीच में डायलॉग चल रहा है, फ्रेंड्स के बीच में डायलॉग चल रहा है, छोटा सा होता है डायलॉग, तो जैसे इतना ये है, तो आपको ये मेन मेन गुड मॉर्निंग वगैरह ये तो सारा सेम ही रहता है, बीच में जो बात है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर, इसमें हमें करना है मेन क्लॉज एंड सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये क्या होता है, देखो, यू एडवाइज दैट आई शुड थिंक बिफोर आंसरिंग द पेपर। आई आस्क्ड माई बायोलॉजी टीचर what I should do to save it। तो उसके बाद तीसरा है आपका when there is a fuse in my house I should know how to do something about it। These sentences consist of two clauses। क्लॉजेज आप समझो दो हिस्से, ठीक है, दो जो अलग अलग बातें हैं वो मिलके एक बड़ा सा सेंटेंस बनाती हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हो आप द प्रिंसिपल क्लॉज एंड द सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो आप देखोगे जो ये जो सेंटेंसेस है आप दो दो सेंटेंसेस के बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे यू एडवाइज्ड यानी तुमने मुझे एडवाइस किया, क्या किया वो दूसरा है, ठीक है, वो दूसरी बात है। उसके बाद आई आस्क्ड माई बायोलॉजी टीचर, मैंने अपनी बायोलॉजी टीचर से पूछा, क्या पूछा वो अलग बात है, ठीक है, वो दूसरा क्लॉज है। उसी तरीके से जब मेरे घर में फ्यूज़ ख़राब हो जाए तो क्या कर, उसके आगे क्या, आई शुड नो हाउ टू डू समथिंग अबाउट इट, तो ये एक दूसरा क्लॉज है, यानी दो दो क्लॉज मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। तो जिनको भी हमने अंडरलाइन किया है ना यहाँ पे, यू एडवाइज्ड, आई आस्क्ड माय बायोलॉजी टीचर, ये सारे क्या हैं, ये आपके सब ऑर्डिनेट क्लॉज हैं, यानी इनसे आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये जो सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं इनका अलग से मीनिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब आई आस्क्ड माय टीचर, मैंने अपनी टीचर से पूछा, क्या पूछा, ये जब तक आपको नहीं समझ आएगा तो यानी ये आपको समझ नहीं आ रही है बात आगे, है ना। यू एडवाइस, क्या एडवाइस किया ये आपको नहीं पता है, क्या सिर्फ आपको पता है एडवाइस किया, क्या एडवाइस किया नहीं समझ आया, ठीक है। लेकिन वही आई शुड थिंक बिफोर आंसरिंग द पेपर्स, तो ये अलग से मीनिंग बना रहा है, यानी हमेशा मुझे पेपर को आंसर करने से पहले सोचना चाहिए। तो ये आपको जैसे ही आई यहाँ पे आई यू शुड को काट के जब आप आई शुड थिंक बिफोर आंसरिंग द पेपर्स पढ़ते हो ये आपको समझ आ जाता है कि हाँ यहाँ पे ऐसे हो रहा है। वैसे ही व्हाट आई शुड डू टू सेव इट, ये अलग से है। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज वाला जो होता है ना ये अलग से आप यूज़ कर सकते हो, ये मीनिंग बनाता है, ये अलग से अपना एक मीनिंग बना लेता है। लेकिन जो हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है इसको दूसरे क्लॉज की हेल्प चाहिए होती है। तो उसके बाद है आपका द प्रिंसिपल क्लॉज इज़ द मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है ना वो अकेले जो मतलब रह सकता है, इंडिपेंडेंट रह सकता है, आज़ाद है वो। वैसे सब ऑर्डिनेट क्लॉज इज़ द डिपेंडेंट क्लॉज, वहीं जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है ना वो दूसरे क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट रहता है, यानी निर्भर रहता है। इट कांट स्टैंड बाय इटसेल्फ एंड मेक गुड सेंस, यानी ये अपने आप से ही नहीं रह सकता है, और जब अपने आप पे ही नहीं रहेगा तो अच्छी सेंस कैसे ही बनाएगा, है ना। तो इसको दूसरे की अपना एक मीनिंग देने के लिए दूसरे की मदद की ज़रूरत है। वहीं जो प्रिंसिपल क्लॉजेज हैं उनको मीनिंग देने के लिए दूसरों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दूसरे और इसकी क्लॉज की। अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, पिक आउट द प्रिंसिपल एंड सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज इन द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल और सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज ढूंढने हैं। तो सबसे पहले है आपका, अगर आपके पास बुक है ना, मैं जो जो बोलूँगी ना उसको आप अंडरलाइन करना और वहाँ पे पी या एस लिख देना, ठीक है। तो जैसे आपका है पहले द बॉयज़ हु रैन अवे वर द कल्प्रिट्स, तो ये इसमें हम देखेंगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा और ये कौन सा है प्रिंसिपल। तो सबसे पहले द बॉयज़ वर द कल्प्रिट्स, जो ये है ना ये वाला, कौन कल्प्रिट्स थे, बॉयज़, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। यानी हमें पता चलता है जो बॉयज़ थे वो कल्प्रिट्स थे, मतलब उन्होंने कुछ गुनाह किया था और वो क्या कर रहे थे, हु रैन अवे, तो जो वो जो भाग गए, ठीक है। तो हु रैन अवे जो हमारा है वो है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। वैसे ही हमारा दूसरा है ही सोल्ड हीज ओल्ड बुक्स टू बॉय हु नेवर पेड हिम अ सिंगल पेनी फॉर देम, यानी ही सोल्ड डैश, यहाँ पे आपका है, यहाँ पे देखो ही सोल्ड हिज ओल्ड बुक्स टू अ बॉय, ये पूरा जो है आपका ये है प्रिंसिपल क्लॉज।
और हु नेवर पेड हिम अ सिंगल पेनी फॉर देम। यहाँ पे आपको सीधे मीनिंग समझ आ जाता है कि ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तीसरा है आपका द हाउस इज़ ओन्ड बाय अ पुलिसमैन। इसमें देखो द हाउस वेयर वी लिव्ड इज़ ओन्ड बाय अ पुलिसमैन। तो यहाँ पे यानी जिस घर में हम रहते हैं वो पुलिस वाले का है। तो यहाँ पे द हाउस इज़ ओन्ड बाय अ पुलिसमैन, तो यहाँ पे पहले प्रिंसिपल क्लॉज है ये। उसके बाद वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं, वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। उसके बाद है आपका दिस इज़ द सेम पोम विच वी रेड इन क्लास 10। तो दिस इज़ द सेम पोम जो है ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। विच वी रेड इन क्लास 10 हमारा सब ऑर्डिनेट है। द मैन लुक्स वेरी ऑनेस्ट, सबसे पहले यहाँ पे आपका द मैन हु सिट्स ऑन द कैश काउंटर लुक्स वेरी ऑनेस्ट। द मैन लुक्स वेरी ऑनेस्ट ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। और हु सिट्स ऑन द कैश काउंटर, ठीक है, हु सिट्स ऑन द कैश काउंटर वाला जो है ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। उसके बाद है आई लाइक हिम बिकॉज ही नेवर टेल्स अ लाई। आई लाइक हिम क्या है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, बिकॉज ही नेवर टेल्स अ लाई हमारा है प्रिंसिपल क्लॉज, सॉरी ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। आई वुड हैव, उसके बाद क्या आपका हैड आई बिन रिच आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, यानी अगर मैं अमीर होता तो मैंने उसकी मदद की होती। यहाँ पे आपका आएगा आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, यहाँ पे हेल्प आएगा आपका। तो ये हमारा क्या है प्रिंसिपल क्लॉज। हैड आई बिन रिच, तो ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। फिर है आपका यू मे डू एज यू प्लीज़। यू मे जो डू जो है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। एज यू प्लीज़ आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। उसके बाद है ही क्राइड एज इफ़ ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लिम्स, यानी वो ऐसे रो रहा था जैसे कि उसने अपनी बॉडी में से कोई हिस्सा उसका कट गया हो या खो गया हो। तो यहाँ पे ही क्राइड जो है आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। एज इफ़ ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लिम्स ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी ये अलग से नहीं मीनिंग बनाता है। ही क्राइड यानी उसने रोया, तो आपको समझ आ जाता है कि हाँ किसी ने रोया है। अब क्यों रोया उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब रोया है वो आपको समझ आना चाहिए, यानी ये प्रिंसिपल क्लॉज है। यहाँ पे आपको मीनिंग सीधे समझ आ जाती है। आई शैल रीच होम ऑन टाइम, ये आपका ऑन टाइम दो आई हैव नो व्हीकल, तो मुझे टाइम पे पहुँच जाना चाहिए घर जबकि मेरे पास कोई व्हीकल भी नहीं है। यानी आई शैल रीच होम ऑन टाइम आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। वहीं आपका जो दो आई हैव नो व्हीकल आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो उसके बाद है आपका फिल इन द ब्लैंक्स इन सेंटेंसेस बिलो विद अप्रोप्रिएट सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस। तो जैसे कि आपका है यहाँ पे आपको क्या करना है, सब ऑर्डिनेटेड क्लॉजेस की मदद से इनको पूरा करना है। आई कंटिन्यू टू स्टडी, तो जैसे इन्होंने इसको आंसर दिया आई कंटिन्यू टू स्टडी अंटिल आई कम्प्लीटेड द टॉपिक, तो मैं तब तक पढ़ता रहा जब तक मैंने अपना टॉपिक कंप्लीट नहीं कर लिया। उसके बाद है आपका सुजुकी स्पोक, क्या क्या बात की उसने, एज दो शी व अ बॉर्न ओरेटर, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे एज दो शी वॉज वर अ बॉर्न ओरेटर। उसके बाद है आपका डैश शी विल टेक मी फॉर अ मूवी, तो यहाँ पे आप कर सकते हो आफ्टर मॉम कम्स फ्रॉम ऑफिस शी विल टेक मी फॉर अ मूवी, यानी अगर मैं जब मेरी मम्मा ऑफिस से वापस आएगी तो वो मुझे मूवी के लिए ले जाएगी। उसके बाद आपको वापस स्पेस दी गई है डोंट रिज़ाइन फ्रॉम हेयर अनलेस यू गेट द न्यू जॉब, जब तक तुम्हें नई जॉब नहीं मिल जाती है तब तक तुम यहाँ से रिज़ाइन मत करना, ठीक है। उसके बाद आपका है वापस से स्पेस, फिर आई कैन नॉट गो फॉर अ फॉरेन ट्रिप, यानी मैं जो दूसरे मुल्क में ट्रिप पे नहीं जा सकता हूँ, क्यों, सिंस आई हैव नो मनी, यहाँ पे यानी मेरे पास क्योंकि कोई पैसा नहीं है तो इसलिए मैं फॉरेन ट्रिप पे नहीं जा सकता हूँ। उसके बाद है आपका यू डैश यू वर रूड टू प्रिशा, तो नो मैटर हाउ मच यू एक्सप्लेन योर बिहेवियर नाउ, यानी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम कितना भी अपने बिहेवियर को बताओ कि तुमने ये किया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, गलती से हो गया, लेकिन तुमने प्रेशा के साथ बुरे तरीके से बात की थी। उसके बाद वापस से आपको जगह यहाँ पे दी गई है, नहीं अब यहाँ पे आपको आई फर्स्ट मेट हर इन दिल्ली डैश, यहाँ पे आपको
व्हेन आई वाज़ अ चाइल्ड, यानी मैं पहले दिल्ली में उससे मिला था जब मैं एक छोटा बच्चा हुआ करता था। उसके बाद है आपको द टीचर हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यानी जो टीचर है वो ऑलरेडी चला गया है, डैश आपको वापस दी, ये यहाँ पे जगह, यहाँ पे आपको सब ऑर्डिनेट क्लॉज लगाना है जो कि है हमारा व्हेन ही रीच द क्लास। उसके बाद है जब वो क्लास में पहुंचा तब तक टीचर चला गया था। फिर आपको जगह दी गई है, फिर है ही ड्रेसेस मॉडेस्टली, तो यानी ऑल्दो ही इज़ अ CEO ऑफ अ ग्लोबल कंपनी ही ड्रेसेस मॉडेस्टली, यानी जबकि वो एक मतलब कंपनी का, बहुत बड़ी कंपनी का CEO है, लेकिन फिर भी वो ड्रेस बहुत अच्छे तरीके से लगाता है। उसके बाद है प्लीज़ डोंट लीव, यहाँ पे आप लिखोगे अंटिल आई कम, यानी तब तक नहीं जाना जब तक मैं ना आऊँ। तो उसके बाद है आपका दिस इज़ द मूवी दैट आई मैंशनड यू लास्ट टाइम, यानी ये वो मूवी है जो मैं जिसके बारे में मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बोला था। उसके बाद है यहाँ पे एक ऐसे, यहाँ पे आपको देखना है ऐसे के बारे में।